हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। और बिल्कुल मस्त रखो तैयारी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। युद्ध की पहली तैयारी करो। युद्ध हो उससे पहले युद्ध की तैयारी होनी चाहिए, और वो तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि हम कभी भी युद्ध जीत जाएं, ठीक है। आप जो मोदी जी हैं, इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी चाइना और भारत के बीच में थोड़ी कंडीशन ख़राब हो रही है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया है, पूरी जो सेना थी उसको तैनात कर दिया है। मिसाइल थी उनको डायरेक्टली चाइना के ऊपर लगा दिया है। चाहे उनको चलाए नहींगा, कभी भी नहीं चलाएगा वो, पता है कि वर्ल्ड वार होगा नहीं, ऐसे उनका यूज भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बार ऐसे तैनात किया जा चुका है। लेकिन इन्होंने तैनात कर दिया, क्या कर दिया, तैनात कर दिया। इनको पता है कि ये नहीं चलाए जाएंगे, फिर भी तैनात कर दिया, क्योंकि ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बाई चांस हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एग्ज़ाम है वो हमारा एक युद्ध है। एग्ज़ाम क्या है, हमारा युद्ध है, और उससे पहले जो युद्ध की तैयारी होती है वो हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। और ध्यान रखो, युद्ध की तैयारी हमने सही ढंग से नहीं की तो या तो हम मारे जाएंगे या हम हार जाएंगे। तो हमें युद्ध की तैयारी बहुत स्ट्रांगली तरीके से करनी है, बहुत शानदार तरीके से करनी है, जिससे हम जीत के दिखाएं, युद्ध जीत के दिखाएं, वरना गुलामी करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम, फेल हो जाओगे तो या तो दूसरे सेक्टर में जाओगे या फिर कोई अदर काम करोगे। अपना जो सपना था, ड्रीम था, वो नहीं पा पाओगे आप, ड्रीम पीछे रह जाएगा। तो आज फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं। आज मैं इन्वायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। इन्वायरमेंट का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24वां। 24 चैप्टरों में मैंने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, मैं रेगुलर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, और अब तक टोटल 20 चैप्टर हो गए, ठीक है। और इन 20 चैप्टरों में क्वेश्चन हो गए कितने, एक चैप्टर में मैं 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो 20 में 300 क्वेश्चन तो ये हो गए। और हाँ, 300 क्वेश्चन, और वो भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। कैसे? फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। जो पहली बात तो मैंने यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं है ऐसा जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण हो और वो मैंने पढ़ाया नहीं हो, लेकिन बाई द या बाई मिस्टेक को यहाँ से छूट गया, वो इन 300 क्वेश्चनों में 100% कवर हो गए, ठीक है। तो आपने यदि ये 24 चैप्टर देख लिए तो ये 20 चैप्टर हैं, इनको ज़रूर देखना। स्पेशली इन्वायरमेंट के हैं 20 चैप्टर, इनको ज़रूर देखना। इसके अलावा 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक जो नेट के ओल्ड पेपर थे, ओल्ड पेपर, उनमें जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे उनको भी जरूर देखना। उसके मैंने 10 चैप्टर बना दिए, कितने? 10 चैप्टर, ठीक है। तो ये था इन्वायरमेंट का टोटल 30 चैप्टर दिए हो गए, और 24 चैप्टर ये इन्वायरमेंट 100% 54 चैप्टरों में कंप्लीट हो रहा है आपका, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा 10 मार्क्स का सिस्टम है, और जब इनको पढ़ लोगे तो ये तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आज का जो लास्ट चैप्टर है, और ध्यान रखना जो ये चैप्टर है, ये 20 चैप्टर, ये 10 चैप्टर, ये मैं जो मेरा वीडियो रहेगा इसके आई कार्ड में ऐड कर दूंगा। मैं आई कार्ड का मतलब होता है, ये आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर एक गोले में आई लिखा होता है, इसके ऊपर क्लिक करना, सारे के सारे वीडियो दिख जाएंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है उसको। तो इसमें हम बात करेंगे पारिस्थितिकी। क्या है पारिस्थितिकी? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। बहुत सारी बार इस शब्द का यूज कर चुका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों में, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बना चुका, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं पढ़ा दूँ, तो मैं यह पढ़ा रहा हूँ। देखो, जो इकोलॉजी है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की एक शाखा है, पहली बात, ठीक है।
इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक जर्मन विद्वान थे। कौन थे? एक जर्मन के प्राणी शास्त्री थे। जर्मन प्राणी शास्त्री, कौन थे? जर्मन प्राणी शास्त्री थे जिनका नाम था एर्नेस्ट हैकर। एर्नेस्ट हैकर कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक जर्मन प्राणी शास्त्री थे एर्नेस्ट हैकर। इन्होंने कब किया था? 1866 में किया था। 1866 में अपनी बुक, उस बुक का नाम था, जिस बुक में इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, तो उस बुक का नाम था जनरल मॉर्फोलॉजी। जनरल मॉर्फोलॉजी। देयर जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जर्मन प्राणी शास्त्री एर्नेस्ट हैकर ने 1866 में अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म, पुस्तक का नाम क्या था? जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब क्या हुआ आगे कि इन्होंने इकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी। इन्हीं महोदय ने इकोलॉजी की डेफिनेशन दी, और डेफिनेशन दी इन्होंने कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन दी, एक बार मैं साफ करके लिख देता हूं उसको। इन्होंने परिभाषा दी किसकी? इकोलॉजी की परिभाषा किसने दी थी? हैकल के द्वारा। पूछ लेता ये, तो हैकल महोदय ने इसकी परिभाषा दी कि वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण व जीव समुदाय दाय के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, कि वातावरण व जीव समुदाय के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही इकोलॉजी। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? हैकल महोदय ने। वो पूछ लेता है, डेफिनेशन दे देता है और नीचे पूछ लेता है कि किसने दी थी, तो ये हैकल महोदय ने दी थी। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो पारिस्थितिकी का अध्ययन है वो कहाँ किया जाता है? तो जो पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन प्राकृतिक आश्रय में किया जाता है। पारिस्थितिकी का अध्ययन प्राकृतिक आवासों में किया जाता है। आवासों, जिसको हम नेचुरल होम बोलते हैं। में किया जाता है। देखो, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए वो क्या करता है? नेचुरल होम की जगह नेचुरल हाउस दे देता है। यदि नेचुरल हाउस आता है तो वो गलत है, नेचुरल होम आता है तो वो बिल्कुल सही है। क्योंकि नेचुरल हाउस क्या होता है? किराए का मकान होता है। आप जहाँ पर किराए में लेकर रह रहे हो वो हाउस होता है, और जो खुद का परमानेंट है, जो आपने खुद ने बनाया है, वो होम होता है। तो जो पारिस्थितिकी का अध्ययन है वो होम में किया जाता है, ना कि हाउस में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद में हम बात करते हैं
जो पारिस्थितिकी है इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल मस्त है ना कि इकोलॉजी को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। यहां तक हो गया। उसके बाद एक नई थी मानव पारिस्थितिकी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना कब आई थी। तो जो मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना थी वो 20वीं सदी में आई थी। ये भी लिख लो, मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना 20वीं सदी में आई थी। कब आई थी, 20वीं सदी में आई थी। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना कब आई थी, 20वीं सदी में आई थी। ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो पारिस्थितिकी थी इसको 3 स्तरों में विभाजित किया गया। पारिस्थितिकी में टोटल 3 स्तर होते हैं। पारिस्थितिकी में 3 स्तर विद्यमान है। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी है वो 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला स्तर है, पहला स्तर कौन सा है, जीव जंतु है। पहला कौन है, जीव जंतु। दूसरे स्तर में कौन आता है, दूसरे स्तर में आता है जनसंख्या। और तीसरे स्तर में आता है समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी है वो इन 3 जीव जंतु, जनसंख्या और समुदाय, इन तीनों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये था पारिस्थितिकी इकोलॉजी के बारे में बिल्कुल डिटेल से, जितना एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल उससे एडवांस। ठीक है, और जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बताए हैं वहाँ पर भी मैंने इकोलॉजी को 1-2 क्वेश्चन बने थे, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया था। तो इकोलॉजी से भी मैंने क्वेश्चन बनाए थे, तो उनको मैं वहाँ पर भी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ, इससे कुछ अलग है, कुछ पॉइंट्स अलग हैं उसमें, बिल्कुल ऐसा ही डिस्क्रिप्शन नहीं है, बिल्कुल कॉपी डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं और उसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन तैयार कर रखा है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। आप जब पूरे वीडियोस देखोगे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा रहता है, पूछता रहता है, वो उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के मंडल। पृथ्वी के मंडल, ठीक है, और पृथ्वी के टोटल 4 मंडल। कितने मंडल हैं, पृथ्वी के टोटल 4 मंडल हैं, जिसमें सबसे पहला है लिथोस्फीयर। क्या है, लिथोस्फीयर। पहला कौन सा है, लिथोस्फीयर है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। सबसे पता चल गया होगा, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है, ये आप इसे शब्द से ही पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे, आगे समझाने की जरूरत है नहीं। स्थल मंडल क्या होता है कि इसमें पृथ्वी का स्थल भाग आता है। क्या आता है, पृथ्वी का स्थल भाग। लिथोस्फीयर में पृथ्वी का स्थलीय भाग आता है, जिसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी का सतही भाग या ऊपरी भाग। पृथ्वी का सतही भाग या ऊपरी भाग है जो लिथोस्फीयर में इंक्लूड रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्लेट शब्द का नाम सुना होगा आपने, प्लेट। ठीक है, देखो प्लेट यहाँ पर वैसे समझने की जरूरत नहीं है कि प्लेट क्या है, इसकी डेफिनेशन, ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो प्लेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, बहुत सारा है डिटेल से, लेकिन हमें इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। लिथोस्फीयर, प्लेट, देखो प्लेट में क्या क्या आता है, क्रस्ट आता है।
क्रस्ट, ठीक है। इसके अलावा अपर मेंटल आता है, अपर मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल ये दोनों मिलकर प्लेट का निर्माण करते हैं और ये दोनों मिलकर ही लिथोस्फीयर का निर्माण करता है, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल होता है? क्रस्ट शामिल होता है और ऊपरी मेंटल शामिल होता है, और प्लेट में भी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल शामिल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ समझने का था नहीं वैसे। अब लिथोस्फीयर में पर्वत, पठार, मैदान, सारा सारा धरातलीय भाग, ये सारा सारा इंक्लूड रहता है। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर, दूसरा पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं जलमंडल, जलमंडल। इसको भी आप शब्द से समझ गए होंगे। जलमंडल का मतलब होता है जलीय भाग, क्या है इसमें? जलीय भाग आता है सारा सारा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, इसमें सारा सारा जलीय भाग आता है। इसमें आते हैं जैसे नदी है, नदी आता है, समुद्र आता है, तालाब आता है, सागर आता है, महासागर आते हैं, झील आती है, ये सारे सारे स्थलीय भाग आते हैं। इसमें नदी, समुद्र, तालाब, सागर, महासागर और झील, ये सारे सारे किसमें हैं? जलमंडल में। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। देखो एक इम्पोर्टेंट बात है, पृथ्वी का, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे ये बात जो मैं आप लिखाने जा रहा हूँ। पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। 6th क्लास में पढ़ लिया था आपने, ठीक है। प्लस 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। समझ में आ गया? पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। मात्रा किसकी अधिक है? जल की। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर, इसको आप तिहाई में भी डिवाइड कर सकते हो, समथिंग 2/3 भाग आएगा। पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल का विस्तार है, 2/3 भाग पर जल का विस्तार है और 1/3 भाग पर स्थल का विस्तार है। ये भी आप लिख लो, 2/3 भाग और 1/3 भाग, कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल का विस्तार है और 1/3 भाग पर स्थल का विस्तार है। क्योंकि जो 71 है वो समथिंग 2/3 भाग है और जो 29 है वो समथिंग 1/1/3 भाग है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद एक नया है, वो है बायोस्फीयर। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है बायोस्फीयर। अब आता है हमारा बायोस्फीयर, तीसरा पॉइंट, बायोस्फीयर, जिसको हम जैवमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैवमंडल, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या? जीवमंडल। बात एक ही है, जैवमंडल बोल दो, जीवमंडल बोल दो, खा लो ठूंस लो, जाएगा पेट में। चाहे खाओ चाहे ठूंसो, पेट में जाएगा, ठीक है। चाहे पियो चाहे निगलो, पेट में जाएगा। जैवमंडल बोलो, जीवमंडल बोलो, बायोस्फीयर बोलो, बिल्कुल जाएगा, दिमाग में याद करना है, बात एक ही है। तो देखो जो बायोस्फीयर था, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1919 में एक रूस के विद्वान थे, जीव विज्ञानी थे, बर्नार्डस्की, उन्होंने किया था। बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूसी विद्वान कौन थे? रूसी प्राणी विज्ञान थे, जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी की बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूसी जीव विज्ञानी बर्नार्डस्की, कौन थे? बर्नार्डस्की। इन्होंने कब किया था? 1919 में, ठीक है। बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बर्नार्डस्की ने किया। कब किया? 1919 में किया। कहाँ के थे? रूस के थे। कौन से विद्वान थे? जीव विज्ञानी,
क्या थे? जीव विज्ञान से संबंधित साइंटिस्ट थे। अब बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण, पृथ्वी की सतह के चारों ओर, सतह के चारों ओर और व्याप्त एक आवरण, पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण जिसके अंतर्गत वनस्पति तथा जीव जंतु शामिल है। वनस्पति तथा जीव जंतु शामिल है। कौन शामिल है? वनस्पति एवं जीव जंतु। ठीक है। बायोस्फीयर क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त एक आवरण जिसके अंतर्गत वनस्पति और जीव जंतु शामिल है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिनके बारे में वो पूछता रहता है और हमें इनका नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, जहाँ से मैं क्वेश्चन भी बना रखा हूँ। 2-3 जगह क्वेश्चन बनाया मैंने अलग अलग तरीके के। एक क्वेश्चन पहले रिपीट भी हुआ है, वो भी मैंने बना दिया साथ के साथ, उनको जरूर देखना। बायोमैग्निफिकेशन, इसको देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव सांद्रण, जैव सांद्रण या फिर जैव आवर्धन। जैव सांद्रण, जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है कि कुछ प्रदूषक होते हैं जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, या तो खाने के माध्यम से जाते हैं या फिर पीने के माध्यम से जाते हैं। और वो क्या होते हैं, हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके और वे एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और वो प्रदूषक ऐसे होते हैं जो विघटित नहीं होते, वो टूटते नहीं हैं, उनसे हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि कुछ प्रदूषक जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, किसके माध्यम से? खाने के माध्यम से या पीने के माध्यम से। ठीक है, आगे क्या होता है? जिससे क्रमिक स्तर में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आया कि कुछ प्रदूषक जो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्रमिक स्तर में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो प्रदूषक होते हैं ये विघटित नहीं होते, ये प्रदूषक विघटित नहीं होते, मतलब टूटते नहीं है। ठीक है, ये विघटित नहीं होते ये प्रदूषक। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक छोटा सा, जैसे पारा या पारे के लवण। आपके शरीर में किसी भी माध्यम से पारा चला गया तो वो क्या होता है? विघटित नहीं होता है, और उसका हमारे शरीर में स्टोरेज होता जाता है, जो हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। देखो, बायोमैग्निफिकेशन का सर्वाधिक प्रभाव पक्षियों पर पड़ता है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? पक्षियों के ऊपर पड़ता है। कुछ जानवर हैं जैसे गिद्ध है, क्या है? गिद्ध, गोडावन है, मोर है। इनकी संख्या में कमी का कारण बायोमैग्निफिकेशन ही है। ठीक है,
गिद्ध, गोडावण और मोर, इनकी जो संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है, जिनकी कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है। ठीक है, यहां तक हुआ बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, एक पॉइंट और बचा हुआ है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता है वहां से, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव। बचपन में हम क्या करते थे, जब कोई भी टॉपिक लिखते थे उससे पहले उसको सजाते थे, या तो ऐसे करते थे या फिर ऐसे करते थे या फिर ऐसे कुछ ऐसे और करते थे, वो तीर का सा निशान बनाते थे। फिर हम सोचते थे यार देख हेडिंग कितनी मस्त डाली है, फिर यहाँ पर एक स्टार बनाते थे, ये स्टार रेड कलर से होते थे, ये टॉपिक ब्लू कलर से लिखा होता था, उसके नीचे ग्रीन कलर से अंडरलाइन करते थे हम। बचपन था ही मस्त यार, छोटी छोटी खुशियाँ थी, छोटी छोटी इवेंट थी जिससे हम बहुत खुश होते थे। कट्टा, अब्बा, वो सारे दिन गए, अब नहीं है वो। अब तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो इस ग्रीन हाउस शब्द को यदि वो बचपन में लिखते तो वो इसको इतने गजब तरीके से सजाते, जी को इस तरीके से लिखते, फिर इसको इस तरीके से, फिर यहाँ पर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, कैपिटल में लिखते, बहुत तरीके से सजाते। और वो ही कैंडिडेट आज ग्रीन हाउस इफेक्ट को इस तरीके से लिख रहे हैं कि 2 महीने बाद वो खुद नहीं पढ़ पाते कि यार मैंने क्या लिख दिया। रियल कंडीशन है, वो खुद नहीं पढ़ पा रहे कि मैंने क्या लिख दिया, खुद की हैंड राइटिंग खुद नहीं समझ पा रहे। तो छोड़ो उस बात को। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देखो इसके बारे में बता देता हूँ। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव, ये ग्लोबल वार्मिंग, दोनों बिल्कुल सेम हैं। क्या होता है, कुछ गैसें होती हैं जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं उनको तो पार कर जाने देती हैं, लेकिन जो पृथ्वी से निकलने वाली किरणें होती हैं जिनको हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं, उनको क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनका अवशोषण कर लेती हैं। क्या होता है कि कुछ गैस होती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को तो अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली विकिरणों को क्या कर लेती हैं। देखो मैं सूर्य का डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये हमारा सूर्य मामा है, कौन है, सूर्य मामा, और इससे ये किरणें निकल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुछ गैसें हैं, ये गैसें की कुछ परत है, ठीक है, ये कुछ गैसों की परत है, और ये हमारा धरातल है, इसके ऊपर हम ये यहाँ पर खड़े, मैं यहाँ पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ और आप क्या है ऐसा कुछ बना लो, आप यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, और ये किरणें सीधी सीधी पृथ्वी की नीचे आ गई। अब क्या होता है, पार्थिव विकिरण के रूप में कुछ किरणें जाती हैं जिनको हम डैश डैश से दिखाते हैं। इन पार्थिव विकिरणों को ये गैसें यहीं पर अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, यहीं पर अवशोषित कर लेती हैं, इनको ये ऊपर नहीं जाने देती। तो क्या होता है, ये इन किरणों को यहीं पर अवशोषित कर रही हैं, तो यहाँ का क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तो ये क्या है, जो ये तापमान बढ़ रहा है इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि वायुमंडल में विद्यमान कुछ ऐसी गैसें जो सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को पृथ्वी तक आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे उन गैसों का तापमान बढ़ जाता है, उस गैसों के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, जिसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसी को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब डिटेल से चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताऊं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अस्तित्व के बारे में, इफेक्ट के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824
में जोसेफ फूरियर, में जोसेफ फूरियर फूरियर ने बताया। ठीक है, ये लाइन लिख लो आप कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फूरियर ने बताया। उसके जस्ट आगे लिखो, ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? निबस गुस्टक, निबस गुस्टक, निबस गुस्टक एक होम ने 1901 में किया था। एक होम ने 1901 में किया था। ठीक है, ग्रीन हाउस से संबंधित अन्य विद्वान, ये भी लिख लो आप, ग्रीन हाउस से संबंधित अन्य विद्वान, ग्रीन हाउस से संबंधित अन्य विद्वान, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्लाउड पाउलेट है, क्लाउड पाउलेट कौन है? क्लाउड पाउलेट है। इसके अलावा जॉन टिडले है, कौन है? जॉन टिडले है। इसके अलावा स्वाटे ऑर्नेनियस है, स्वाटे ऑर्नेनियस है। ये तीन, स्वाटे ऑर्नेनियस है, जॉन टिडले है और क्लाउड पाउटेल है। ये कुछ और भी कैंडिडेट हैं जो ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। दोबारा से देख लो, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अस्तित्व के बारे में सर्वप्रथम जोसेफ फूरियर ने बताया था 1824 में। ग्रीन हाउस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1901 में निबस गुस्टक एक होम ने किया था। और इससे अलावा कुछ और भी विद्वान हैं, जैसे क्लाउड पाउटेल है, पाउलेट है, जॉन टिडले है और स्वाटे ऑर्नियस है। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ अजीब से नाम है, उनकी शक्ल भी अजीब रहती है, उनका नाम भी अजीब रहता है। जो एग्जामिनर है उसको भी कंफ्यूज रहता है कि यार ये नाम कंफर्म यही है, कहीं पर ये निकस लिखा होता है, गुस्टॉक लिखा होता है, कुछ भी है, पता नहीं उन लोगों का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चाइना का देख लो, उनको बेचारों को खाने के लिए गेहूँ नहीं मिलता, चावल ही नहीं मिलता, जबकि सबसे ज़्यादा पैदावार करते हैं, फिर भी वो चमगादड़ का जूस पीते हैं, चमगादड़ का शेक पीते हैं, चमगादड़ का रस पीते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। यार खाते वो हैं, ऐसे हमारी कर रखी है वो बिगड़ कामी। ठीक है, उनको सिखाना चाहिए यार। आप में से कोई जाओ और उनको सिखा के आओ कि यार भाई लोगों, इनको क्यों खा लो, आपके पास बहुत सारा चावल, आपके पास बहुत सारे गेहूँ, उनको खाओ ना यार। अब हम बात करते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग गैस। बात एक है, ग्लोबल वार्मिंग गैस और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग गैस। इसमें सबसे पहले लिखो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में लिखो मीथेन CH4, उसके बाद लिखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, उसके बाद लिखो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद लिखो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, उसके बाद लिखो ओजोन O3 और जल वाष्प। ये क्या है? ये सारी सारी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, उसके बाद लिखे भूमंडलीय उष्मन, भूमंडलीय उष्मन में गैसों का योगदान।
भूमंडलीय उष्मन में गैसों का योगदान। बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसका जो योगदान है वो है 50%। ठीक है। उसके बाद बात करें मीथेन की, CH4, उसका योगदान है 18%। उसके बाद बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, उसका योगदान है 14%। ठीक है। और उसके बाद बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, N2O, उसका योगदान है 6%। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। बाकी जो 2% है उसमें बहुत सारी गैसें शामिल हैं, उनका योगदान है। सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का 50%, मीथेन का 18%, CFC का 14% और नाइट्रस ऑक्साइड का 6%। ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की भूमंडलीय तापमान की संभाव्यता, एक मान ली जाए, तो क्या होगा आगे। ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं हम CO2 की भूमंडलीय तापन संभाव्यता, इसको इंग्लिश में भी लिख लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। क्या लिख लो? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। एक परसेंट है। कितनी है? 1% है। तो जो मीथेन है उसकी कितनी रहेगी? तो मीथेन की रहेगी भूमंडलीय तापन संभाव्यता या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितनी रहेगी? 56%। ठीक है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, उसकी कितनी रहेगी? उसकी रहेगी कितनी? 280%। कितना? 280%। ये ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम है तुलना में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है या ग्लोबल वार्मिंग गैस है, जिसका योगदान भूमंडलीय उष्मन में 50% है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है, जो 0.035% है, जबकि मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड इनकी जो वायुमंडल में मात्रा है वो बहुत कम है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा कम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में मात्रा सर्वाधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कम है तुलनात्मक रूप से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन बनाओ। टॉपिक कंप्लीट होते हैं मन से क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद मैं लिखा देता हूं, वरना लिखाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वैसे इफेक्ट भी मैंने लिख दिया। इसके प्रभाव क्या है? मन से सोचो। पहला, ग्लेशियर का पिघलना, ये एक इसका सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव, ध्यान रखना। जो ग्लेशियर का पिघलना है वो ग्लोबल वार्मिंग का सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव है। इसके अलावा है तापमान में वृद्धि। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है? नदियों में बाढ़ आ रही है। ठीक है। क्या हो रहा है? समुद्रों का स्तर ऊंचा हो रहा है। ठीक है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? सूखा हो रहा है, सूखा की स्थिति हो रही है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? सूखे की स्थिति हो रही है। सूखे की स्थिति से क्या हो रहा है?
सूखे की स्थिति की वजह से क्या हो रहा है? जल संकट की स्थिति, जल संकट की स्थिति हो रही है। क्या हो रहा है? सूखे की वजह से जल संकट की स्थिति हो रही है। वर्षा में परिवर्तन हो रहा है, वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। प्रवाल विरंजन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो ये थे कुछ प्रभाव किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। पहला क्या? ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रभाव है जो आप डायरेक्टली देख सकते हो। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे बहुत सी बार कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? बर्फ की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? समुद्रों का स्तर ऊंचा उठेगा, क्योंकि समुद्रों में जल का स्तर बढ़ेगा। नदियों में क्या आएगी? बाढ़ आएगी। ग्लेशियर पिघलेंगे, सपोज डैट जो गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, और वो बहुत अधिक मात्रा में पिघलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? गंगा नदी में जल की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? पूरा यूपी बह जाएगा। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो यहाँ से हो गए। तापमान में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है? सूखा की स्थिति हो रही है। सूखे की स्थिति हो रही है तो क्या हो रहा है? जल संकट की स्थिति हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन हो रहा है, मतलब प्रवाल मर रहे हैं। क्या हो रहा है? जो प्रवाल मर रहे हैं, प्रवाल क्या होता है? समुद्री जीव होते हैं। और वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है, कभी बरसात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो इतना ध्यान हो गया आपको? देखो एक चीज और देखो, मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप बता सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ बेस्ट भी ऑप्शन है कि चलो ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ तो इससे ये फायदा हुआ। आप सोचो एक बार कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या फायदे हैं। एक फायदा बताओ आप कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या फ़ायदे हैं। और आप सभी को पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके केवल नुकसान ही नुकसान हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो। और दुनिया में ऐसी भी कोई सी चीज़ नहीं है जिसके केवल फ़ायदे फ़ायदे हो, नुकसान नहीं हो। तो डायरेक्टली बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, मैं लिखाता हूँ। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो रही है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो क्या होता? तापमान में कमी होती। और तापमान में कमी होती क्या होता? प्लेस्टोसीन काल था, उसकी स्थिति हो जाती कि पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमा रहती। इसके बिना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना, इसके बिना जीवन असंभव था। अब देख लो कितना बड़ा बेस्ट इफेक्ट इसका। हम जी रहे हैं किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इसके बिना जीवन असंभव है, क्योंकि ये नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 से -15 डिग्री सेल्सियस होता। और जहां पर मैं नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरा दादा नहीं, मेरा परदादा नहीं, आपका बाप नहीं, आपका दादा नहीं, आपका परदादा नहीं, कोई नहीं रह पाता यहाँ पर। जब -15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ना, तो भाई कोई नहीं रह पाता। ठीक है, ना कोई वनस्पति रह पाती, ना कोई जीव जंतु रह पाते। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक ऐसी है जिसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फ़ायदे और नुकसान बताओ। फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड का नुकसान तो ये है कि इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना रहे हैं, वनस्पतियाँ हैं जो अपना भोजन बना रही हैं। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और वो भोजन बना के हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में, सांस बाहर छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन के रूप में और छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन। तो यदि पेड़ पौधे नहीं होते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती, तो पेड़ पौधे नहीं होते, और पेड़ पौधे नहीं होते तो हम नहीं होते। सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे भी ज़रूरी हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। हम आपके लिए ज़रूरी और
हम आपके लिए ज़रूरी और आप हमारे लिए ज़रूरी, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ये हुआ हमारा इन्वायरमेंट डेस्क्रिप्टिव टाइप से कंप्लीट हो गया। अब मैं 2-3 दिन तक रेगुलर ऑब्जेक्टिव वीडियोस बनाऊंगा। अब तक मैं रेगुलर एक वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैं 2-4 दिन तक रेगुलर 2-2 वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट के। उसका कारण ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे नेट के एग्जाम में या किसी भी अदर एग्जाम में, तो उन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था टोटल 54 वीडियो हो चुके हैं इन्वायरमेंट के, इनको आप पूरे के पूरे को देखना। वीडियो का जो लिंक है प्लेलिस्ट सहित आपको मैं आई कार्ड में ऐड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना, ठीक है, और पढ़ो, ठीक है। थैंक्स देखने के लिए, बाय। सब्सक्राइब भी करना यार। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, आप भी अपनी थोड़ी सी ड्यूटी कर दो। मेरे को तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लाइक को दबाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब को दबा के बेल आइकन को दबाना है। बेनिफिट ही बेनिफिट आपको छोटे छोटे 4 काम करने हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, और आपके छोटे छोटे 4 कामों से मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ईमानदारी के साथ काम करो, ठीक है।